हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। इस चैप्टर का नाम आपको डिटेल लेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जो आखेट मतलब शिकारी करते हैं, और खाद्य संग्रह से लेके भोजन उत्पादन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किया, उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, पहला लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं जल्दी से ताकि चैप्टर जल्दी खत्म हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट पर सीट मिल गई, जहां से भाग देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे खेत खलियान पीछे छूटते जा रहे हैं। उसके चाचा ने कहा, पता लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेलगाड़ी में सफर करना चालू किया है, और बस तो कुछ दशक पहले ही आई है, मतलब कुछ 10-20 साल पहले ही आई है। तो उस टाइम पे कहा होगा। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास जाने आने के लिए तेज रफ्तार वाली गाड़ी या रेलगाड़ी या बसेस नहीं होती थी, क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? ऐसा नहीं था। आरंभिक मानक आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे, उनके बारे में जानते हैं कि क्यों घूमते थे, इनका क्या मेन रीजन था घूमने का। ठीक है, इस बारे में देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हमने पढ़ा था पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह, मतलब आखेटक मतलब शिकारी, और खाद्य संग्रह मतलब खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करने वाला, के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मतलब कि वो अपने भोजन का इंतजाम इसी प्रकार से करते थे, मतलब शिकार करते थे और चीजों को इकट्ठा करते थे। चाहे जंगल से करें, वन से करें, उसके फल को करें, फूल को करें, पत्तियों को करें, जड़ों से कुछ चीजें लें, तो उससे उन्हें क्या बोला गया? एक तो आखेटक, क्योंकि शिकार करते थे वो, शिकार के लिए उनको आखेटक, शिकार को शिकारी कहते हैं, तो शिकार करते हैं उनको आखेटक कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों के शिकार करते, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। आर्किटेक्ट खास संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ठीक है, पहला कारण देखते हैं, कहते हैं अगर वे एक ही जगह पर रहते ज्यादा दिनों तक, तो आसपास के पौधे फूल जानवरों को खाकर समाप्त करते थे। एक जगह रहते तो उस जगह की जितनी भी डाइवर्सिटी है, पौधे हुए, फूल हुए, पत्तियां हुए, जानवर हुए, तो वहां के खा के वो लोग समाप्त कर देते, मतलब डाइवर्सिटी खत्म हो जाती। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी ओर जाना पड़ता। दूसरा कारण क्या था? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसीलिए उन जानवरों का शिकार करने के लिए इनको, जैसे हिरन है और जो भी जानवर हैं जिनको एक खाते थे मार के, वो शिकार करने के लिए दूसरी जगह पे जाते थे, क्योंकि उनको दूसरी जगह पे फल पत्तियां ये सब चीजें मिलती थी, तो इनको भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है कि पेड़ों पौधों को फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग अलग अलग मौसम में अलग जगह पे जाते थे। यही बात पक्की थी कि अलग मौसम में इस जगह पे ये वाला फल आएंगे, पौधे आएंगे, तो इस जगह पे रहेंगे, फिर अगली जगह पे कुछ और फल पौधे आएंगे तो उस जगह पे रहेंगे। ऐसा है। और चौथा कारण था पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे की जीना संभव नहीं, और पानी झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता था। यदि भी कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता था। जो लोग बारिश के जैसे एरिया में रहते थे, तो उनको बारिश का इंतजार करना पड़ता। जब बारिश नहीं होती थी तो दूसरी जगह पे जाते थे वो। ठीक है, इसलिए भी जाना पड़ता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग और सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर जाना पड़ता था। ये इनके चार कारण है। ये एक जगह पे क्यों घूमते थे लोग इधर उधर। आधुनिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये देखते हैं। पढ़ा था हमने, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खास संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों, औजारों को बनाए, जिनमें से पत्थरों औजार आज भी बचे। जब लोगों को शिकार करना था, उसके लिए औजार बनाए उन्होंने, पत्थर बनाए उन्होंने, पत्थर के बनाए, लकड़ियों के बनाए, बहुत सारे औजार बनाए शिकार करने के लिए, चीजों को औजार बनाने के लिए, किसी को काटने के लिए, बुनने के लिए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल काटने, फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के साथ मुट्ठे लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियों काटी जाती थी। ठीक है, ये सारे औजार इन्होंने बनाए थे। लकड़ियों को ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये सारे औजार है। ये पेड़ की छाल काटने के लिए, पेड़ की जड़ से कुछ निकालने के लिए, किसी चीज को बुनाई करने के लिए, जैसे स्वेटर बुन रहे ऐसे। पत्थर के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। अब जानवर की जो खाल है उससे वस्त्र सिलने जा रहे थे, उसके लिए भी इसका यूज। ये देखिए यहाँ पे नुकीला है, बहुत नुकीला है, यहाँ पे नुकीला नहीं है, इसलिए खुदाई के लिए था ये। आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें। ये मानचित्र 2, ये 2 है पूरा लाल त्रिकोण वाले, ये लाल त्रिकोण वाले वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिले हैं। जहां पे आखेटक के खाद्य संग्रह को, मतलब जो ये लोग शिकारी लोग जा रहे थे, इनका प्रमाण मिला रहने का। इनके अलावा भी और भी कई स्थान आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही स्थान बनाए, जैसे कि भीमबेटका ये गुफा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुरनूल गुफा है, हुंच की गुफा है। इनके बारे में हम ज्यादा इतना विस्तार से पढ़ेंगे। ये होमवर्क है आपका इनका, कि आप इनके बारे में नेट से सर्च करेंगे
और आप जैसे जैसे अपनी एनसीईआरटी खत्म करते रहेंगे इनके बारे में आपको सब कुछ पता लगता रहेगा। ये पौराणिक पुरास्थल है। नव पाषाणी पुरास्थल कौन से हैं? जो ये स्क्वायर वाले हैं। नव पाषाण कौन से? ये स्क्वायर वाले, ठीक। बाकी आधुनिक, ये आधुनिक वाले स्टार वाले, मुंबई हो गया, ठीक, कोलकाता हो गया, ये हम लोग जो रह रहे हैं उसकी बात है। महापाषाणिक काल कौन से? आदिचूल वाले, ऐसे ग्रीन वाले, ये ब्रह्मगिरी हो गए पर्वत, ठीक है। ये सारे ऐसे दिया गया है। कोंडिला, चिरौंद, ये सारी जगह दी गई है। इनको आप देख लेना एक बार एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी खुद भी पढ़ो, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां उन्हें अच्छे से पत्थर मिले। पत्थर के कोई ही इंसान किसी भी चीज पर अगर टिका हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैं पेन पे टिका हूँ, तो पेन में ऐसी जगह ढूंढूंगा सबसे बेहतर हो, बढ़िया हो। ऐसे ये लोग पत्थर पे टिके थे, क्योंकि औजार इनके ऐसे ही काम आते थे। खाने की सामग्री निकालने के लिए पत्थर इनके काम आते थे, जो कि औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। तो वही इसलिए चाहते थे कि अच्छे पत्थर मिले उन्हें। शैल चित्रकला, इनसे आप हमें क्या पता चलता है? देखिए, एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में देखो। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तरी प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवर इनका जो चित्रण किया। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। यहाँ इस पुरास्थल पर गुफाएं में कंधार मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। पता होना चाहिए भीमबेटका क्या है? नर्मदा घाटी, ये भीमबेटका की गुफा। इन गुफाओं में रहते थे ताकि लोगों को अंदर धूप से, बारिश से, इन सबसे राहत मिल सके। ठीक, आगे पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, ये आपका बॉक्स है, इंपॉर्टेंट बॉक्स, ये पूछ लेते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले स्तर में और बताया जाएगा। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट कहाँ से चालू होती है। ये जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, अंदर ही पाए जाते हैं, कभी समुद्र में पाए जाते हैं, नदी के पास ही पाए जाते हैं। ये कौन कौन सी जगह होती है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं? ठीक है, यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे आगे आग की खोज कैसी हुई देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यहाँ की आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया था, जैसे ये प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। मैंने बताया कुरनूल गुफा है, ये रहा कुरनूली गुफा, ये कुरनूल गुफा, ये कुरनूल गुफा। तो यहीं पे क्या है, आग के लिए मतलब राख मिली है, तो मतलब ये आग जलाना जान गए थे, तो आग यहाँ जलाई गई थी, इसके वही बताया गया है। ठीक है, कुरनूली गुफा में राख के अवशेष मिले। नाम और तिथियां कैसे करता है देख लीजिए एक बार। हम जिस काल में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, क्योंकि इस युग में पत्थर यूज होता था। मैंने पत्थर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पेड़ की जड़ खोदने के लिए पत्थर, कुछ खाने के लिए, निकालने के लिए पत्थर, कुछ चीज छिलने के लिए पत्थर, तो पत्थर ही औजार थे, तो इसलिए पुरापाषाण कहते हैं। पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पुरास्थलों में प्राप्त पत्थरों के औजारों का महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले तक दौरान माना जाता है। 20 लाख से 12,000 तक। इस साल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको भी 3 भाग, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते हैं। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण वाले औजार भी इस दौर में बनाए जाते थे। पहले पुरापाषाण जो हथियार यूज होते थे वो तो होते थे, उसके बाद मध्य पाषाण युग में भी पुरापाषाण के हथियार यूज हो रहे हैं। पहले तो क्या, मध्य पाषाण में हथियार क्या हो गए, मध्य पाषाण में क्या हो गया, छोटे हो गए हथियार। ठीक, मध्य पाषाण में ये तो मिलते थे, उसके बाद पुरापाषाण वाले भी, पुरापाषाण वाले भी हथियार मिलते थे। ठीक है, याद रखना। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष साल पहले से होती है। इस नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता है, हमने कुछ प्रश्नों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में ये सब क्वेश्चन है। नवपाषाण जो युग चल रहा है, जो पीछे गया थोड़ा सा पहले, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे आदि जानवरों की संख्या बढ़ी, तो घास आगे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 12 साल में जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे क्या हुआ, क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे क्या हुआ, हिरण, बारहसिंगा ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं, इसलिए ज्यादा जनसंख्या मिलने लगे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए
और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की सोचते भी होंगे। साथ ही इस काल में मछली के भोजन में महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस काल में कब की बात हो रही है? नए वाले काल की। खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये हेडिंग है ना, ये आपके पेपर में बनती है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना पड़ जाएगा और पूछ लेंगे आपसे कब शुरुआत हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे कृषक बन गए। क्या थे हम पहले? देखो क्रोनोलॉजी। पहले हम कहते हैं आखेट, आखेटक लोग जो थे, ठीक, यानी खाद्य संग्राहक बोलते हैं इन्हें। खाद को इकट्ठा मतलब खाने में चीजों इकट्ठा, उसका हम क्या बने? कृषक, क्योंकि हमने कृषि को फिर सीख लिया। आग का आविष्कार कहाँ हुआ? कोरनोली गुफा में। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने का वातावरण बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने नजदीक लाने लगे, उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा के लिए करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। उसके बाद क्या हुआ? पशुपालक भी बने हम लोग, ठीक। बचने की प्रक्रिया क्या थी? लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। क्या? पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को अपना गए। ये पौधे तो जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया दिशा में अपना गए पौधे जानवरों का लोग चयन करते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के बाहर को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उनको सुरक्षित रख सके। पहले कोल्ड स्टोर तो होते नहीं थे, तो ऐसी चीजों को उगाते थे जो मजबूत हो थोड़ी। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन करने के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन मतलब आगे जो संतान अपनी बढ़ा सके। कौन? जो अहिंसक, मतलब जो मारते ना हो ज्यादा इंसानों को। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों के से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की संख्या, दांत और सिंग छोटे होते हैं, ठीक। इन दांतों को देखें, इनमें से कौन सी जंगली सूअर के दांत है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, ठीक है। सबसे प्राचीन फसल कृषि के लिए कौन सी? प्राचीन फसल कृषि के लिए कौन सी है? गेहूं, गेहूं हो गया, और जौ। इसी तरह सबसे पहले पालतू बने जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़, बकरी। और पालतू जानवर पता होना चाहिए सीक्वेंस, आपको यही पूछ लेते हैं, यही जरूरी हो जाते हैं फिर कभी कभी, ठीक है। ये पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी। एक नवीन जीवन शैली, अनाज के बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि उसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ गया। जब कोई चीज आप फसल बोओगे तो उसको देखभाल करोगे तो वहां रहोगे भी, इसलिए आदमी एक जगह रहने भी लग गया। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई तक, खरपतवार हटाने तक, जानवरों, चिड़ियों जैसे उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए ताकि लोग इसके आगे भंडार की सोचनी पड़ती थी, क्योंकि आगे के लिए भी उगाना तो बीज होना चाहिए, ठीक है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में बनाए टोकरियां चुनी और फिर उसमें गड्ढों में खोदा, उसलिए उनको रखा गया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण, कैसे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या वो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यानी जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्यों करते हैं हम?
क्यों ये पशुपालन क्यों होता है? अपने फायदे के लिए। क्या इससे हमें दूध प्राप्त होता है? ठीक, हमें मांस प्राप्त होता है उससे। ठीक, हमें अंडे प्राप्त होते हैं। हमें अंडे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें अंडे में प्राप्त होते हैं इससे। ठीक, तभी हम पशुपालन करते हैं। मानचित्र 2 में देखो, क्या तुम्हें कोई नीले वक्र दिख रहे हैं? नीले वक्र मैंने दिखाए थे। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालन के होने का साक्ष्य मिले थे। नीले, ये नीले वक्र। यहाँ पे कृषि और पशुपालन, ये जगह कृषि, चिरान, दौलौजी, हेडिंग, बुरजहोम, मेहरगढ़, इस सारी जगह में पशु और कृषि पालक। ये पूरे उपाधि में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण में पाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन में बनता है। यहीं से ऐसी लाइनों को उठा के क्वेश्चन बनाया जाता है कि सबसे दक्षिण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर हो गया और पूर्वी और दक्षिण भाग में बाद में पाए गए हैं सब। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुओं की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझ के जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज को दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह के पता चलता है कि उपाधि के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, वो तो पता ही है। स्थायी जीवन की ओर, हम लोग स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरजहोम जो कश्मीर है वर्तमान में, कि लोगों को गड्ढे के नीचे बनाते हुए उन्हें गर्तवास कहा जाता है। जो नीचे बनाए गड्ढे उसे गर्तवास, गड्ढे के नीचे जो घर बनते हैं, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर बाहर जंगलों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। एक गर्तवास का चित्र बनाना है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाणी उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाणी युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी जिनकी धार और अधिक पहना करने के लिए उन्हें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल, ठीक है, का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति को पर्याप्त और चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ही ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से ही बनाए गए थे। ये औजार देखो, नव पाषाण युग के कुछ उपकरण है, ठीक है, ये पीसने के लिए, उसके लिए इसे कहते हैं ओखली और मूसल, जो से कहते हैं वो था। नव पाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन जैसे ये, कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता। ये चीज रख ली है इसमें, इसे दबा दी किसी मिट्टी में। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास और आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या परिवर्तन हर जगह एक साथ आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल तक दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल के अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ ढूंढो, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। बोलन दर्रा देख लीजिए क्या है, फिर मेहरगढ़ देख लीजिए। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। ये देखो, ये भी आ जाएगा मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिया जाता। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहां एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। संभवतः ऐसे परलोक के मृतक, यह पूछ लेगा मेहरगढ़ में क्या प्राप्त हुआ है, बकरी किसके साथ दफनाई गई थी, वो मेहरगढ़ में दफनाई गई थी। इसके बाद अनियंत्र, जो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ये फ्रांस की गुफा की चित्रकारी है। अपने राइटर से फ्रांस जूनियर मैप में आप ये चित्र फ्रांस की गुफा का इस स्थल को खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने किया था। इस 4 स्कूल बच्चे घूमते गए, उन्होंने देख लिया होगा। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए जाते हैं। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्र किया गया। इन लोगों को लोहा, ऐसा को चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर बनाया जाता था। ये जो गुफा का चित्र है उसका,
ठीक है। एक नवपाषाणी पुरास्थल, देखो आप जो शब्द है उनके बारे में देख लीजिए, ये उपयोगी शब्द क्या है। एक तो आखेटक हो गया, ठीक, आखेटक हो गया, पुरास्थल हो गया, उद्योग स्थल हो गया, आवासीय स्थल हो गया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण। कब इनके बारे में पढ़ा आपने? एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। चताल युग, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उसका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीढ़ियों से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे। आखेटक खास संग्रह गुफाओं में इसलिए रहता था क्योंकि बच सके मौसम से, जानवरों से। घास वाले मैदानों का विकास हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? कि देखभाल करने के लिए। पहले के शिकारी थे, वो बाद में उनके लिए परेशान ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। ये सारे चीज आपने पढ़ चुकी हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। मध्यपाषाण युग 12,000 से 10,000, देखें पसीने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले लगभग। नवपाषाण युग 10 साल पहले, मेहनगढ़ की बस्ती 8,000 साल पहले। आखेटक खाद्य संग्रह का आग का उपयोग किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम अनाज का आग उपयोग उनमें किसी चीजों के लिए करोगे? आज का उपयोग, आज आग का युग, तो हम तो नए जमाने में आ गए हैं। तो कृषक पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्रह जीवन से कैसा लगता, इसका पता है। कृषक एक जगह रहते थे, आखेटक अलग अलग रहते थे। आखेटकों को मौसम के अनुसार खेत मिलता था, इनको नहीं, अब ये संग्रहण भी कर लेते थे, भंडारण भी कर लेते थे। तो ये अंतर था इनमें। इस वीडियो को हमने डिटेल समझाया और इजीली वे में समझाना चाहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धीरे धीरे आप इनमें से ना आपको देखेंगे कुछ लाइनें मिलेंगी, फिर धीरे धीरे आपको हर पूरा चैप्टर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपकी एनसीईआरटी की, हर चैप्टर में कम से कम 10-20-30 लाइन ऐसी मिलेंगी पेपर में आने के लायक है और आती भी है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।